नमस्कार दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपने रीट सिलेबस पर आधारित टॉपिक जारी चल रहे थे। आप सभी ने पीछे के जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो देखे होंगे। और आज का खास टॉपिक देखें मित्रों, शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित अपने टॉपिक चल रहे थे। शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। और राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार के विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज देखने वाले मित्रों, आपका खास टॉपिक विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। तो आज का ये टॉपिक रहेगा। ये दो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखते हैं मित्रों इसको, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है स्कूल मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए क्या अर्थ है इसका, विद्यालय प्रबंधन का। विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ है, तब हम कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा उसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना, यह है विद्यालय प्रबंधन है। किसी भी संगठन के द्वारा, कोई भी संगठन हो या संस्था द्वारा अपने विकास व जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति के लिए योजना बनाना और उसका बेहतर क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा सकता है उसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना, यह विद्यालय प्रबंधन के तहत आता है मित्रों। चाहे कोई भी संगठन हो, विद्यालय से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसके विकास के कार्य हैं, लक्ष्यों की पूर्ति है, नई नई योजनाएं बनाना, उनको बेहतर ढंग से क्रियान्वित करना और सामूहिक रूप से प्रयास करना, लगातार सतत प्रयास करना, ये विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए इसमें विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, लूथर बुलिक के अनुसार विद्यालय प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है। तो ये परिभाषा लूथर बुलिक के अनुसार दी गई है। विद्यालय प्रबंधन से संबंधित की सत्ता का औपचारिक ढांचा है और जो भी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, उनको परिभाषित करना, समन्वित करना, यानी तालमेल उनके बीच में बैठाना, ये विद्यालय प्रबंधन इसको कहा है लूथर बुलिक ने। और हेरोल्ड किजन के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। एक और परिभाषा देखिए, जेम्स लुंडे के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोगों को नियोजित करना, उनको समन्वित करना, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। ये कहा है जेम्स लुंडे ने। और इनके द्वारा ही एक परिभाषा और है, शिक्षण एक व्यवसाय है। इन्होंने शिक्षण को एक व्यवसाय माना है और विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। और पांचवी एक परिभाषा हेरोल्ड किजन के अनुसार दी गई है। हेरोल्ड किजन के अनुसार इन्होंने कहा है कि विद्यालय प्रबंधन माननीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करता है। भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तालमेल बिठाता है, यह विद्यालय प्रबंधन है। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता, निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समुचित विद्यालय प्रबंधन की अति आवश्यकता है। निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्य, जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनकी उचित प्राप्ति के लिए या उनके प्रबंधन के लिए विद्यालय प्रबंधन की अति आवश्यकता है। अगर प्रबंधन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाना चाहता है तो वह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करे, क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार क्या है, विद्यालय है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। समाज का क्या है, लघु रूप। पूर्णतः समाज तो इसको विद्यालय को नहीं कह सकते, लेकिन लघु रूप है इसका। यही वह स्थान है जहाँ पर छात्रों के मानसिक विकास साथ साथ शारीरिक, बौद्धिक
सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास का होना भी आवश्यक है। तो विद्यालय ऐसा स्थान है जहाँ पर सिर्फ मानसिक विकास ही नहीं, उसके साथ में शारीरिक है, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास भी बढ़ाया जाता है। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य देखिए, क्या क्या उद्देश्य हैं विद्यालय प्रबंधन के। विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना। जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सही प्रकार से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसको मॉनिटर करना, ये कार्य विद्यालय प्रबंधन का है। और शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्यों की जानकारी देना। आदर्शों से संबंधित या निश्चित जो भी उद्देश्य हैं उनकी जानकारी देना। विद्यालय के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना, नई नई योजनाएं विद्यालय के विकास के लिए उनको लागू करना, किस प्रकार से धरातल पर उनको उतारा जाए, ये विद्यालय प्रबंधन का कार्य है। विद्यालय को चलने के लिए कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना। कुशल प्रशासन यानी अच्छे अच्छे शिक्षक जो भी संबंधित विषय के हैं उनकी व्यवस्था करना। विद्यालय में उपयोगी एवं व्यवहारिक फर्नीचर की व्यवस्था करना। फर्नीचर भी विद्यालय में होना चाहिए, उपयोगी हो जो। नेक्स्ट दे रखा है आपका छठा पॉइंट, शिक्षण कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण भी चाहिए, जैसे ब्लैक बोर्ड है आपका, चाक है, सर्वे दृश्य साधनों की व्यवस्था करना। और सातवां पॉइंट है आपका, विद्यालय में एक परिचालन कोष बनाना, जिससे राज्य की सहायता से वेतन तथा अन्य आवश्यक व्यय का वहन किया जा सके। और दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। विद्यालय को हर प्रकार की आलोचनाओं से सुरक्षित रखना। किसी भी प्रकार की कोई आलोचना अगर उठाता है, आलोचना उसको उसके विद्यालय की करता है, तो उससे उसको बचाना, किस प्रकार से बचाया जा सकता है, ये सारा कार्य विद्यालय प्रबंधन के तहत किया जाता है। और दानदाता जो दान देने वाले हैं उनसे आर्थिक सहायता किस प्रकार से प्राप्त करनी है, क्या उसका लेखा जोखा है, ये सारी व्यवस्था विद्यालय प्रबंधन की है। और विद्यालय और समुदाय में स्वस्थ संबंध स्थापित करना प्रत्येक व्यक्ति के साथ में। विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करना, विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन को नियमानुसार चलाना, और विद्यालय में होने वाले आय और व्यय का दैनिक हिसाब रखना। विद्यालय के मुख्य अध्यापक के कार्यकाल के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रबंध करना। ये अहम पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आसानी से समझने वाले, कि पुस्तकालय की व्यवस्था करना है, वित्तीय जो भी प्रबंधन है उसको नियमानुसार चलाना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना। विद्यालय प्रबंधन के लक्षण देखिए, विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला दे रखा है व्यवहारिकता, यानी प्रशासन संबंधी सभी कार्य व्यवहारिक होने चाहिए, यानी उनको व्यवहार में उतारा जाना चाहिए, तथा विद्यालय के उद्देश्य, नीतियाँ, कार्य, नियम आदि सभी मानवीय तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए, न कि सैद्धांतिक, जिससे वे समाज के लिए उपयोगी हो सकें। तो जितने भी कार्य हैं, नीतियाँ हैं, उद्देश्य हैं, नियम जो भी बनाए गए हैं विद्यालय के द्वारा, वो व्यवहारिक होने चाहिए, व्यवहार में उसको उतारा जाना चाहिए, न कि सैद्धांतिक हों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरा, विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप है। विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप है, विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप सदैव गतिशील होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप की संरचना की जाती है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जैसे तत्वों में परिवर्तन होने पर प्रशासन में परिवर्तन होता रहता है। तो विद्यालय प्रबंधन का जो स्वरूप है वो सदैव गतिशील होना चाहिए, और राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार हैं, उनके आधार पर विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप की संरचना होनी चाहिए। ये पॉइंट दे रखे हैं इसमें। तीसरा देखिए, विद्यालय प्रबंधन की प्रगति कैसे हो, जो भी व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं उनमें प्रगति किस प्रकार से की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन की प्रगति हमेशा गतिशील होनी चाहिए तथा नियंत्रित होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कार्य की प्रकृति यांत्रिक तथा स्वचालित न होकर कार्यशील एवं नियंत्रित होती है। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया देखिए, क्या प्रोसेस है इसकी।
विद्यालय प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आदि परिस्थितियों में प्रभावित होती है तथा विद्यालय प्रबंधन की रचना उसके मानवीय तत्वों के द्वारा ही होती है, जिसमें मौलिक तत्वों को उन्हीं के अनुरूप लिया जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन क्या है? एक मानवीय प्रक्रिया है और सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आदि परिस्थितियां हैं, उनमें प्रभावित होती है, देखने को मिलता है प्रभाव। और हमेशा ये मानवीय जो भी तत्व हैं उनके द्वारा रचित होती है। नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, इसकी क्या नीतियां हैं और कार्यक्रम का किस प्रकार से निर्धारण किया जा सकता है। नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण करने में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों का सहयोग किया जाना चाहिए, जिससे प्रशासन में जनतंत्रीय कार्य व्यवस्था विकसित होती है। यानी सभी की भागीदारी होनी चाहिए, जो भी सहयोग कर रहे हैं व्यक्ति, शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियाँ लागू की जा रही हैं या जो भी कार्यक्रम बनाए गए हैं, विकसित किए जा रहे हैं, उनमें जितने भी व्यक्ति हैं उनका सहयोग होना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं देखिए। विद्यालय प्रबंधन की क्या क्या विशेषताएं हैं? विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की एक शाखा के रूप में विकसित हो रहा है। विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत तथा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, ये विशेषताएं हैं। प्रबंधन व कार्य से जुड़े हुए सभी लोगों में सहयोग की भावना भावना होनी चाहिए। प्रबंधन व कार्य से जुड़े हुए सभी लोग, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनमें सहयोग की भावना और सामूहिक हितों पर बल देना चाहिए। सभी के हित होने चाहिए इसमें। अच्छे प्रबंधन से मानवीय संसाधन, शैक्षिक सुविधाएं जुटाने एवं वातावरण के निर्माण में सहयोग मिलना अच्छे प्रबंधन की ये विशेषता होती है कि मानवीय संसाधन हैं जो भी जुटाए गए हैं, शैक्षिक सुविधाएं हैं, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं, उनको जुटाने में वातावरण के निर्माण में सहयोग मिलना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन के घटक देखिए। विद्यालय प्रबंधन के निम्न घटक होते हैं मित्रों। एक होता है नियोजन, यानी एक विद्यालय प्रबंधन के लिए एक निश्चित योजना होनी चाहिए और उसके लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी संगठित हो, एक संगठन हो, मजबूत संगठन, और निर्देशन मिलता रहना चाहिए उसको तब, और अच्छा नियंत्रण हो। जैसे ही कोई योजना लागू करनी है, जैसे विद्यालय को स्वच्छ कैसे कैसे रखा जा सके, तो योजना बनाई गई है उसके लिए कि इस प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए, सुबह शाम करनी चाहिए, या इसमें पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। तो इसके लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी, व्यवस्था करने वाले, और ये जितने भी हैं व्यवस्था करने वाले वे संगठित होने चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करने वाले होने चाहिए संगठन में। और इनको निर्देशित करने वाला, जैसे विद्यालय की बात करें तो प्रधानाध्यापक इनको निर्देशित करता है, सभी को, जो भी प्रशासन के लोग हैं, तो इसके निर्देशन में ये कार्य करेंगे और सारा का सारा कंट्रोल इसके हाथ में होना चाहिए, तभी विद्यालय प्रबंधन क्या है, अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा। विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रबंधन तथा स्वामित्व को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते थे, परंतु आज ये भिन्न है। इसकी अवधारणा विद्यालय की तरह है, यानी प्रबंधन एक विकास का साधन तथा अधिकार तंत्र है। प्रबंधन एक कला है तथा विज्ञान है। प्रबंधन एक विकास का साधन है। प्रबंधन एक अधिकार तंत्र है और कार्य कराने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन संगठित समूह से कार्य कराने का एक तंत्र है, एक व्यवसाय है और इसकी अपनी आचार्य या आचार संहिता है। प्रबंधन पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने का कार्य है। तो ये मुख्य पॉइंट हैं इसके, इनको ध्यान में रखना। पेपर में यही दिए मिलते हैं, इनमें से एक पूछ लिया जाए कि विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा से संबंधित कौन सा पॉइंट नहीं है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इनको ध्यान में रखना है आपको। विद्यालय प्रबंधन का महत्व देखिए क्या है। विद्यालय को गतिशील रखने के लिए विद्यालय प्रबंधन एक इंजन की भूमिका निभाता है। जिस प्रकार बिना इंजन के मोटरसाइकिल, कार, बस आदि को नहीं संचालित किया जा सकता है, ठीक उसी तरह बिना उचित प्रबंधन के विद्यालय का संचालन करना असंभव है।
तो विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ही चलता है मित्रों। गतिशील रखने के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है और इसे एक विशेष दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। यह वही स्थान है जहाँ पर विद्यार्थी समाज के सदस्यों के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह विद्यालय का प्रमुख केंद्र क्या है? विद्यार्थी है। और वर्तमान में विद्यालय में छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे विद्यालय प्रबंधन की समस्या अधिक व्यापक और जटिल हो रही है, जिस कारण विद्यालय क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है। अगर विद्यार्थी बढ़ेंगे विद्यालय में तो निश्चित तौर पर समस्याएं आएंगी मित्रों, और उन समस्याओं का निराकरण सिर्फ विद्यालय प्रबंधन के द्वारा, अच्छी व्यवस्था के द्वारा किया जा सकता है। और विद्यालयों को, विद्यालय के जो भी क्षेत्र हैं उनका विस्तार करना भी जरूरी है। नई नई विधियों, प्रविधियों तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पद्य सामग्री में स्थान दिया जा रहा है। तो नई नई विधियाँ, उनका विकास करना होगा, प्रविधियाँ, मनोवैज्ञानिक जो भी सिद्धांत हैं उनको लागू करना होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए, बहुमुखी यानी चारों तरफ से के लिए विकास में योग्य अध्यापक चाहिए, उपयुक्त भवन, खेल कूद की उचित व्यवस्था, उचित पाठ्य सामग्री आदि का उचित प्रबंध हो रहा है। वही माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के विद्यालय में बुद्धि तथा योग्यता परीक्षाओं को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विद्यालयों की समाज तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व में लगातार वृद्धि होती जा रही है, और जिससे विद्यालय प्रबंधन का महत्व भी क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुमुखी विकास के लिए मित्रों अच्छे अध्यापक भी चाहिए, उपयुक्त भवन चाहिए, खेल कूद का मैदान होना चाहिए, और उचित पाठ्य सामग्री उनके लिए होनी चाहिए। तभी उनकी बुद्धि है, जो भी योग्यता है, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है, और छात्रों के जो भी उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के घटक है, घटक देखिए कौन कौन से हैं। 4 घटक दिए गए हैं क्षेत्र के अध्ययन के लिए। नियोजन के कार्यक्रम यानी प्रोग्राम की प्लानिंग, जो भी प्रोग्राम है उसकी प्लानिंग किस प्रकार से की जा सकती है। शिक्षा विकास का लक्ष्य, गोल क्या है डेवलपमेंट का, और कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजेशन, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, असेसमेंट, यानी जो भी कार्य किए गए हैं प्रबंधन से संबंधित, वो कितने सफल हुए हैं उनका आकलन करना। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति, ये टॉपिक भी मुख्य है, आपके दिया हुआ है आपके सिलेबस में। विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी, एसएमसी का गठन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 एवं राज्य नियम 2011 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए किया गया है। तो ये मुख्य पॉइंट है मित्रों। एसएमसी का गठन किसके तहत किया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है। 2009 की धारा 21, उसको भी याद रखेंगे, एवं राज्य नियम 2011 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार, ये याद रखने वाले पॉइंट है मित्रों। विद्यालय प्रबंधन समिति के 2 भाग होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति या एसएमसी के 2 भाग होते हैं। एक होती है आपकी साधारण सभा और दूसरी होती है कार्यकारिणी समिति। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति। अब देखते हैं साधारण सभा क्या होती है। साधारण सभा में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, संरक्षक, समस्त अध्यापक, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि एवं समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत से सदस्य होते हैं। तो साधारण सभा में आपके माता पिता या संरक्षक, जैसे भाई हो गया, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, ये सारे आ सकते हैं, या समस्त अध्यापक। इसके अलावा संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि एवं समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित और जो भी मनोनीत किए गए हैं वो सदस्य, ये आते हैं आपके साधारण सभा में। साधारण सभा के सदस्य देखिए, संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी या बालक के माता पिता या संरक्षक, माता पिता दोनों के जीवित न होने की स्थिति में संरक्षक, नहीं तो माता पिता,
और संबंधित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या प्रबोधक संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख हो सकते हैं, या प्रधान, या सरपंच, या नगर पालिका अध्यक्ष, इनको सम्मिलित किया जाता है। या तो क्या है, जिला प्रमुख हो सकते हैं या प्रधान वहाँ के उस क्षेत्र विशेष के जहाँ पर आपका विद्यालय स्थापित है। संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच, इनमें से कोई एक समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित या मनोनीत से सदस्य जो उपरोक्त में शामिल नहीं हों, इनके अलावा ऊपर जो भी दिए गए हैं, तो यह आपके साधारण सभा में आते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन देखिए निम्न प्रकार से किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का एक अध्यक्ष यानी 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, कार्यकारिणी जो भी समिति बनाई गई है उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित 11 सदस्यों में से एक। और उपाध्यक्ष आपका समिति साधारण सभा द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से हो सकता है। निर्वाचित सदस्य कुल 11 सदस्य जिनमें कम से कम 6 महिलाएं, एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति का और एक पदेन सदस्य। इसकी संख्या 1 होती है जो ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद, ये पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य सचिव संख्या 1 होती है इसकी, जो प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाध्यापक के न होने पर वरिष्ठ अध्यापक बनता है। पदेन सदस्य सचिव और निर्वाचित अध्यापक विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अथवा पुरुष अध्यापक जिसको निर्वाचित किया जाता है। और मनोनीत सदस्य, इनकी संख्या 2 होती है। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक, जो भी डाटा दिए गए मित्रों वो आपको ध्यान में रखने, याद रखने होंगे आपको। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक, समय समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों को कराने के लिए प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए साथ ही मौजूदा राज्य सरकार के द्वारा विद्यालय तथा उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्र संख्या के अनुसार धनराशि उपलब्ध करने पर भी प्रकाश डाला जाता है। अगर धनराशि की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता है उनके विकास के लिए तो उन पर विचार किया जाता है। इस प्रकार उपलब्ध धनराशि को विद्यालय प्रबंधन समिति कार्य योजना बनाकर खर्च करती है। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के अवसर पर ग्राम विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव के साथ अन्य संबंधित लोग भी उपस्थित रहते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य देखिए क्या क्या हैं, तो निम्न कार्य हैं। विद्यालय की जो भी कार्य प्रणाली है उसका अनुसरण करना, उसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। विद्यालय के आसपास के सभी बालकों का नामांकन तथा उसकी निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना, यह विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य है कि विद्यालय में जो भी बालकों का नामांकन हुआ है या किसी घर से कोई बालक वंचित तो नहीं रह गया है, या उसकी निरंतर उपस्थिति हो रही है या नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण जानना, ये सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य हैं मित्रों। निःशक्तताग्रस्त बालकों को चिन्हित करना तथा उनका नामांकन सुनिश्चित करना। विद्यालय के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुसरण करना। विद्यालय के मध्याह्न यानी आधे आधे समय जब गुजर जाता है विद्यालय का, तब बच्चों के लिए भोजन कार्यक्रम को किस प्रकार से लागू किया जा सके, भोजन उपलब्ध किस प्रकार से किया जा सके बच्चों के लिए, उन पर ध्यान देना। विद्यालय के आस पड़ोस के 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन तथा उनकी सतत उपस्थिति को सुनिश्चित करना। विद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान एवं मानकों की पालना पर निगरानी रखना। विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुसरण करना। विद्यालय के लिए जो भी प्राप्त हो रहा है, व्यय है, खर्चा है, वो सही प्रकार से लागू है या नहीं है।
उसकी देख रेख भी विद्यालय प्रबंधन समिति ही करती है मित्रों। विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना, बाल अधिकारों के हनन संबंधी प्रकरणों को स्थानीय प्राधिकारी के ध्यान में लाना, आवश्यकताओं का चिन्हीकरण करते हुए योजना का निर्माण करना, तो बहुत सारे कार्य हैं जो विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत आते हैं। 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यालय में कभी भी प्रवेश न लेने वाले नेवर एनरोल्ड तथा ड्रॉप आउट बालकों के लिए किए गए शिक्षा व्यवस्था संबंधी प्रावधानों की क्रियान्वयन पर निगरानी रखना। यानी कोई भी छात्र जो विद्यालय में कभी प्रवेश नहीं लिया है और उसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, या कोई ड्रॉप आउट विद्यालय से जो बाहर निकल गया है, विद्यालय छात्र छोड़ दिया है उसने विद्यालय, तो उसकी व्यवस्था के संबंधी जितने भी प्रावधान हैं उनको क्रियान्वित करना, उन पर निगरानी रखना, यह विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य है। विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना तथा उसकी संस्तुति करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण, और विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, विद्यालय की आय एवं व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना, विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा कर शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाना, समय समय पर विद्यालय के बालकों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन करवाना। साधारण सी बातें हैं मित्रों, सिर्फ पढ़नी है आपको। समय समय पर ड्रॉप आउट दर पर नजर रखना, यानी कितने ड्रॉप आउट किए हैं छात्र। सभी बालकों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, इसके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण, शिक्षण सामग्री, शाला गणवेश आदि समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना। गणवेश यानी उनकी जो भी यूनिफॉर्म है, ड्रेस हैं, शिक्षण से संबंधित सामग्री, पाठ्य पुस्तकों का वितरण वो भी निःशुल्क, और ठहराव सुनिश्चित करना। ठहराव यानी ड्रॉप आउटें ना करें। 8वां पॉइंट दे रखा है आपका, अभिभावकों एवं अध्यापकों की समय समय पर संयुक्त बैठक आयोजित करना एवं उन बैठकों में रिपोर्ट कार्ड, उपलब्धि स्तर, कार्य कक्षा कार्य एवं गृह कार्य आदि के संबंध में विचार विमर्श करते हुए सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करना। 9वां पॉइंट है आपका, विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न राष्ट्रीय क्षेत्रीय पर्वों, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालय का सन प्रारंभ होने, दीपावली एवं शीतकालीन अवकाश के प्रारंभ एवं पश्चात विद्यालय में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना, समाज के सभी वर्गों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना। तो जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं, क्षेत्रीय पर्व हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण, छात्रवृत्ति, दीपावली एवं शीतकालीन अवकाश को किस प्रकार से प्रारंभ किया जाए, लागू किया जाए, और जितने भी कार्यक्रम होते हैं विद्यालय में, इन कार्यक्रमों में समाज के जो भी वर्ग हैं, लोग हैं, उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यालय प्रबंधन के आकलन के लिए समितियां देखिए कौन कौन सी हैं। विद्यालय प्रबंधन के लिए आकलन के लिए नियमन समितियों का गठन किया जाता है। ये है आपकी आकलन के लिए शिक्षक परिषद यानी स्टाफ काउंसिल, छात्र परिषद, स्टूडेंट काउंसिल, शिक्षक समितियां, टीचर्स काउंसिल, विशिष्ट समितियां यानी स्पेशल कमेटीज, सामाजिक सेवा समितियां, सोशल सर्वे कमेटीज, व्यवहारिक मानदंड मानदंड यानी प्रैक्टिकल क्राइटेरिया या क्राइटेरिया मान लीजिए। विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व देखें, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। विद्यालय की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या महत्व है। विद्यालय भवन के आधुनिक अर्थ को व्यापक रूप से लिया जाता है। विद्यालय भवन शब्द के अंतर्गत विद्यालय के कमरे ही नहीं अपितु खेल का मैदान, विभिन्न प्रकार का फर्नीचर, प्रयोग में आने वाले विभिन्न उपकरण तथा अन्य सहायक सामग्री भी आपकी आती है। देश में शिक्षा की बढ़ रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त भवनों का निर्माण एक प्रमुख समस्या है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी तरह शिक्षकों की आवश्यकताओं को तो पूरा कर लिया गया, परंतु भवनों की व्यवस्था देश की विभिन्न समस्याओं, विशेष रूप से वित्तीय कठिनाइयों के कारण संभव नहीं हो सकी है। शिक्षा लगातार उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन विद्यालय में जो भवन चाहिए वो निर्माण में काफ़ी कमी है मित्रों, और कमी का कारण है वित्तीय कठिनाइयाँ, यानी उनको रुपए समय पर दिए नहीं जाते हैं। विद्यालय की आवश्यकताओं की बात करें तब हम यह कह सकते हैं कि विद्यालय स्कूल के समय का घर है। विद्यालय स्कूल के समय का घर है।
जिस प्रकार बालक के विकास के लिए परिवार का विशेष योगदान रहता है, ठीक इसी तरह एक आदर्श विद्यालय का प्रभाव भी बालक पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। सही अर्थ में विद्यालय बालकों एवं समुदाय की प्रेरणा का क्या है, एक स्रोत है। एस बालकृष्ण जोशी के अनुसार देखिए, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालय में होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय, ये बात कही है एस बालकृष्ण जोशी ने, कि सिर्फ विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में ही राष्ट्र की प्रगति नहीं होती है मित्रों। यह प्रगति किस में होती है? विद्यालयों में। इसके अलावा विद्यालय की आवश्यकता क्यों होती है? विद्यालय में पाए जाने वाले विभिन्न भवनों के अनुसार विद्यालय की आवश्यकता को समझा जा सकता है, जो निम्न है। तो ये पॉइंट दे रखे हैं। विद्यालय भवन में सभा या कक्ष की आवश्यकता। प्रत्येक विद्यालय में एक सभा का होना अति आवश्यक होता है, जिसमें छात्र छात्राएं किसी उत्सव आदि का आयोजन होने पर उसमें एकत्रित हो सकें। इस सभा कक्ष में पर्याप्त खिड़कियों का भी होना आवश्यक है, जिससे पर्याप्त प्रकाश और वायु उपलब्ध हो सके, तथा कक्ष की प्राचीर पर सुंदर वाक्य लिखे गए हों। और वाचनालय की आवश्यकता। विद्यालय के वाचनालय कक्ष में पर्याप्त मात्रा में मेज कुर्सियों का होना आवश्यक है। साथ ही मेजों पर राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र और मासिक, साप्ताहिक पत्र एवं पत्रिकाएं भी रखी जानी चाहिए। इन सभी से बालकों के सामान्य ज्ञान का विकास होता है, तथा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें की पढ़ने से उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने की भावना जागृत हो जाती है। तो इसलिए वाचनालय की आवश्यकता पड़ती है। यानी पढ़ने की सामग्री वहाँ पर रखी हुई होनी चाहिए, अच्छी अच्छी मेज होनी चाहिए, कुर्सियाँ लगी रहनी चाहिए वाचनालय में, और राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय दैनिक समाचार पत्र होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता। नाथूराम के अनुसार वैज्ञानिक तथ्यों, विषयों और सामान्य सिद्धांतों के सत्यापन के लिए प्रयोगशाला का कार्य अनिवार्य सा प्रतीत होता है। कार्य कारण संबंध स्थापित करने, रचनात्मक शक्ति का विकास करने और समस्याओं को हल करने के लिए यदि प्रयोग करना है तो प्रत्येक विद्यालय में प्रयोगशाला का निर्माण करना आवश्यक होगा। चौथा पॉइंट है आपका विद्यालय की कार्यशाला की आवश्यकता। विद्यालय की कार्यशाला में समुचित स्थान होना चाहिए। सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं विद्यालय से स्वीकृत कार्य अनुभव के विषयों के अनुकूल होना चाहिए। कार्यशाला कक्ष से कुछ दूरी पर स्थित हो, जिससे कक्षा की पढ़ाई में व्यवधान न पड़े, और कार्यशाला में प्रकाश, हवा तथा जल का विशेष प्रबंध होना चाहिए। तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे मित्रों पॉइंट, इतने कोई डीपली पॉइंट है नहीं इसमें। विद्यालय का महत्व देखिए। विद्यालय विद्यार्थियों के संपूर्ण उत्तरदायित्वों को निभाता है। विद्यालय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं हस्तांतरण में भी सहायक है। विद्यालय को परिवार और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। विद्यार्थियों के बहुमुखी प्रतिभा विकास के लिए विद्यालय को महत्वपूर्ण साधन के रूप में समझा जाता है। तो विद्यालय है मित्रों, वो परिवार है और बाह्य जीवन है, उससे जोड़े रखता है आपको, और सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षण एवं हस्तांतरण में भी सहायता करता है। बहुमुखी प्रतिभा विकास इसके द्वारा होता है। राज्य के आदर्शों और विचारधाराओं को फैलाने के लिए, राज्य के जो भी आदर्श हैं और विचारधाराएं हैं उनको फैलाने के लिए विद्यालय को अति महत्वपूर्ण साधन माना गया है। और ये एक देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय की व्यवस्थाएं करने के लिए मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो इसमें प्रधानाचार्य की मुख्य भूमिका होती है। प्रधानाध्यापक छात्रों, अध्यापकों तथा स्थानीय समुदाय के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों का निरीक्षण करता होता है, निरीक्षण देने वाला। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और आगामी जितने भी टॉपिक हैं मित्रों वो आपको अच्छे से करवा दिए जाएंगे। ग्रुप के साथ में जुड़े रहें और मित्रों को जोड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए